डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट गद्यांश को लेकर आया हूँ और इस वीडियो में इस गद्यांश के जितने भी जो डाउट्स है, जितने भी जो प्रश्न उत्तर हैं, उन सारे को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। और ये है जो गद्यांश जो आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, ये है गद्यांश जो क्लास 10th की जो बुक है, हिंदी की बुक यानी गद्य खंड की बुक, उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय संस्कृति और उसी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट गद्यांश को इस वीडियो में लेकर आया हूं। और यह है गद्यांश बहुत इम्पोर्टेंट गद्यांश है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और यह गद्यांश मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में लिखा है, हालांकि यह गद्यांश बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और इस गद्यांश के इस वीडियो में इनके जितने भी जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम करेंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए यानी कि के प्रश्न। उसके बाद खे प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये इसका दूसरा प्रश्न। उसके बाद गे प्रश्न है भारतीय संस्कृति का नाम किसे दिया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न है घे प्रश्न जो इस प्रकार से है नदियों का जल किस तरह एक हो जाता है। यह प्रश्न इस गद्यांश के से ले तक घे तक, और इन सभी प्रश्नों के हम इस वीडियो में इनके उत्तर देंगे इन प्रश्नों के, ठीक है ना। बस ये वीडियो आपको पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले हम इस गद्यांश का जो पहला प्रश्न यानी जो के प्रश्न है इसको हम करेंगे, जो इस प्रकार से उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, इस प्रश्न को हम करेंगे यानी इसका हम इस वीडियो में सबसे पहले इसके उत्तर देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यही है, सबसे पहले हम जो है संदर्भ करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित निबंध भारतीय संस्कृति से अवतरित है, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है यानी गद्य खंड की जो बुक है उसमें जो संकलित जो निबंध है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति, उससे अवतरित है और जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है यानी उसके बाद प्रस्तुत निबंध के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं एवं व्यक्ति के जो कर्तव्य पर प्रकाश डाला है। यानी इस निबंध के माध्यम से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी जो लेखक हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति के जो कर्तव्यों पर उन्होंने प्रकाश डाला है इस निबंध के माध्यम से। अब यहाँ पर जो है जो पहला प्रश्न है जो के प्रश्न है संदर्भ का, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है? पहला प्रश्न यानी के प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है यानी जो खे प्रश्न है वो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी अब हमें व्याख्या करनी है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 100% यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और इस गद्यांश की जो व्याख्या है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके ने यानी सरल तरीके से लिख रखी है, ठीक है ना। इस गद्यांश की जो व्याख्या है वह इस प्रकार से, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है। जैसे कि लेखक का कथन है कि देश की अनेकता या विविधता में जो एकता की भावना अंतर्निहित है वह किसी कवि की कल्पना का काव्य नहीं है अपितु एक ऐतिहासिक सत्य है, ठीक है। लेखक का कथन है, उसका तात्पर्य कहने का कि देश की जो अनेकता है, अनेकता का अर्थ होता है एक से अधिक भाव, एक से अधिक जाति, एक से अधिक धर्म। इसके अलावा विविधता यानी विविधता का अर्थ होता है यानी कि बहुत सारे क्षेत्रीय पाए जाते हैं, भौगोलिक स्थिति पाई जाती है, भाषाएं पाई जाती है, इसके बावजूद भी एकता की जो भावना है अंतर्निहित है यानी उसके अंदर छिपी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है देखो, वह किसी कवि की कल्पना का काव्य नहीं है, यानी वह किसी कवि की जो कल्पना का काव्य नहीं है, कोई काव्य नहीं किसी कवि का, अपितु एक ऐतिहासिक सत्य है। ये बिल्कुल सत्य बात है, किसी कवि का
काव्य नहीं है। राइट बात है, सही बात है, सत्य बात है। ठीक है न, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है जो इस प्रकार से लेखक कहता है कि जिस तरह देश के विभिन्न झरने एवं नदियाँ विभिन्न स्थानों से उद्गमित होकर विविध स्थानों एवं क्षेत्रों में प्रभावित होकर संगम स्थल अर्थात सागर में एक साथ समाहित हो जाती है, उसी तरह अनेक धर्म संप्रदायों के लोग इस देश में साथ साथ रहते हैं और इसी मानव समुद्र को भारतीय संस्कृति कहा गया है। यानी लेखक का मतलब है, उसका तात्पर्य जिस तरह देश के विभिन्न झरने व नदियाँ, यानी बहुत सारे जो झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं बहुत सारी, वे विभिन्न स्थानों से उद्गमित होकर यानी विभिन्न स्थानों से निकल कर विविध स्थानों एवं क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं, यानी कि बहती रहती हैं। ठीक है, यानी बहती हुई जो वह नदियाँ और झरने संगम स्थल अर्थात सागर में एक साथ समाहित हो जाती है, यानी एक साथ सागर में वो बह जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। ठीक है न, ठीक उसी तरह अनेक धर्म संप्रदायों के लोग इस देश में साथ साथ रहते हैं और इस मानव समुद्र को भारतीय संस्कृति कहा गया है। ठीक है, इसी को जो है इस मानव समुद्र को भारतीय संस्कृति कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने जो दूसरा जो प्रश्न है, जो व्याख्या का जो प्रश्न है, यानी रेखांकित अंश की जो व्याख्या जो करनी है, इस प्रश्न का भी मैंने जो उत्तर है बहुत सरल तरीके बहुत अच्छी तरीके से करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है यानी गे भारतीय संस्कृति का नाम किसे दिया जा सकता है। अब इस प्रश्न का हमें आंसर देना है, यानी इसका उत्तर देना है, और इसका जो उत्तर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में दे रखा है। जैसे कि भारत की विभिन्नताओं के बीच जो एकता की भावना लेखक ने अनुभव की है, जो सभी को परस्पर एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं, उसे ही भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि भारत की विभिन्नताओं के बीच बहुत सारे इसमें धर्म है, जाति है, भाषा है, उनके बावजूद एकता की जो भावना लेखक ने अनुभव की है। यानी लेखक ने जो एक रहने की जो भावना है उसको पहचाना है, उसको अनुभव किया है, एकता की भावना को। ठीक है न, उसके बाद आगे है जो सभी को परस्पर एकता, परस्पर का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। ठीक है न, उसे ही भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है। यानी इसी को जो है भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर जो गे है वह प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, नहीं इसका उत्तर भी मैंने दे दिया। उसके बाद घे का जो प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न, इस प्रकार से नदियों का जल किस तरह एक हो जाता है, और इस प्रश्न का जो उत्तर है यानी जो चौथा प्रश्न जिसे हम घे के नाम से भी जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से जैसे कि भिन्न भिन्न स्थानों से उद्गमित नदियाँ विविध क्षेत्रों को पल्लवित पुष्पित करते हुए अनंत समुद्र में जाकर एकाकार हो जाती हैं। इस तरह उनका शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। ठीक है ना, यानी इसका कहने का मतलब ये, इसका तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न स्थानों से, बहुत सारे स्थानों से उद्गमित नदियाँ विविध क्षेत्रों, बहुत सारे क्षेत्रों को पल्लवित पुष्पित करते हुए, इसका मतलब ये है कि पल्लवित पुष्पित करते हैं बहुत सारे जो है कोमल पत्ते यानी फूलों से यानी पुष्पों से युक्त जो है पल्लवित और पुष्पित करते हुए अनंत समुद्र में जाकर एकाकार हो जाती है। यानी समुद्र में जाकर जो है वो एक हो जाती है, यानी कि जो मिलकर बन जाती हैं। ठीक है, यानी इसी तरह उनका शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, घे प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने के से लेकर घे तक सारे इस गद्यांश के जितने जो प्रश्न बने सभी का उत्तर मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से और सरल तरीके से करवा दिए हैं। और ये है जो गद्यांश हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से आप चाहे तो इस
गद्यांश को पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज यह गद्यांश हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह गद्यांश मैंने शॉर्ट तरीके में लिखा है, हालांकि यह गद्यांश बहुत बड़ा है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।